नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पटना के उस गर्ल्स हॉस्टल केस की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और कई कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उसका परिवार या दोस्त नहीं पूछ रहे, बल्कि समझिए पूरा शहर पूछ रहा है। देखिए, इस केस को अगर सही से समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उस लड़की को जानना होगा जो इन हेडलाइंस के पीछे है। उसके सपने क्या थे, वो क्या बनना चाहती थी। उसका बस एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य, नीट क्लियर करना और डॉक्टर बनना। और इसी सपने को सच करने के लिए वो अपने घर से दूर पटना के एक हॉस्टल में रह रही थी। तो ये तो साफ है कि वो कितनी डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। कह सकते हैं कि उसकी दुनिया बस किताबों और पढ़ाई के इर्द गिर्द ही घूमती थी। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उस पहली ऑफिशियल कहानी पर जो पुलिस ने बताई थी, जो सुनने में शुरुआत में तो काफ़ी सीधी सादी लग रही थी। तो जो हुआ, उसकी टाइमलाइन कुछ ऐसी है। पहले दिन वो अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली। उसे फौरन पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस, कई दिनों तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस का क्या कहना था? उनका मानना था कि ये या तो सुसाइड है या फिर कोई एक्सीडेंटल ओवरडोज का केस। मतलब इस थ्योरी ने इसे एक पर्सनल ट्रेजेडी बना दिया, कोई क्राइम नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी। और जो पहली ऑफिशियल कहानी थी ना, उस पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। और ये मोड़ आया सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक अकेली मेडिकल रिपोर्ट पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल सकती है। उस रिपोर्ट में बस एक लाइन थी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यौन हिंसा की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कानूनी और फोरेंसिक भाषा में ये बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका सीधा मतलब था कि जो सबूत मिले हैं वो सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस इसी एक लाइन ने केस को एक पर्सनल ट्रेजेडी से एक बेहद संगीन जुर्म की जांच में बदल दिया। और जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, समझ लीजिए कि शक का एक तूफान सा खड़ा हो गया। केस को पूरी तरह से दोबारा देखना पड़ा, जिससे कई नई बातें सामने आईं, कई विरोधाभास दिखे और आखिरकार गिरफ्तारियां भी हुई। तो इस पॉइंट पर आकर मामला दो अलग अलग कहानियों में बंट गया। एक तरफ थी पुलिस की शुरुआती थ्योरी और दूसरी तरफ थे परिवार के आरोप और नए सबूत, जो किसी बहुत बड़ी और भयानक साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। अब जब जांच की दिशा बदली तो एक्शन भी तेजी से हुआ। सबसे पहले हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार किया गया। फिर केस की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई और जांच के लिए जरूरी सबूतों को भी जब्त कर लिया गया। अब ये केस सिर्फ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन बनकर नहीं रह गया था, नहीं, ये एक बड़ा पब्लिक मुद्दा बन चुका था, जिसने पूरे शहर में एक नई बहस छेड़ दी थी और पीछे छोड़ दिए थे कई अनसुलझे सवाल। लोगों का रिएक्शन बहुत तेज और जोरदार था। स्टूडेंट्स ने जगह जगह प्रोटेस्ट किए, मीडिया ने इस केस को जोर शोर से कवर किया और अचानक से शहर के सारे हॉस्टल्स की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे। तो ये बात अब सिर्फ एक हॉस्टल की नहीं रह गई थी, इसने एक बहुत बड़ी चिंता को सामने ला दिया था। वो ये कि जिन हॉस्टल्स को स्टूडेंट्स के लिए घर से दूर दूसरा घर माना जाता है, जिन्हें सेफ समझा जाता है, क्या वो सच में उतने सेफ हैं? और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कुछ बहुत अहम सवाल हैं जो अब भी जवाब मांग रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो परिवार भी पूछ रहा है और आम लोग भी। और यही सवाल इस केस की जड़ में है। हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सच की ये तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई है। केस अभी भी ओपन है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार जवाब ढूंढने में लगी हुई है। आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये बात सिर्फ इंसाफ की नहीं है, ये बात हमारे भविष्य की भी है। आखिर हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बने ये सेफ स्पेस, ये हॉस्टल्स सच में वाकई में सुरक्षित हों?